नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। 2024-25 का शंखनाद आज खबर फर्स्ट बाबू बड़ही विधानसभा क्षेत्र से कर रहा है। इसका बहुत बड़ा वजह है। वजह आज के तारीख में छुपा हुआ है। 18 सितंबर है और आज से संसद का विशेष सत्र चालू है, जिसमें एक बहुत बड़ा विधेयक पास होने वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन। अगर ऐसा संभवतः होता है तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि समीकरण चेंज होने होगा, जिसका असर सत्ता और विपक्ष दोनों को पड़ सकता है। ऐसे में हर 2024 की अगर हम बात करें तो आज हर नेशनल या डिजिटल मीडिया का सिर्फ और सिर्फ फोकस अगर कहीं है तो वो लोकसभा इलेक्शन पे है, लोकसभा सीट पे है। लेकिन खबर फर्स्ट एक कदम आगे हर वो विधानसभा का समीकरण देगा, क्योंकि 25 का चुनाव अगर 24 में होता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की चुनाव होगी। इसलिए आज हम बाबू बड़ही के क्षेत्र में मौजूद है। विधानसभा क्षेत्र है, काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो लगभग 3.5 लाख यहाँ पे वोटर हैं। और अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में यहाँ पे जदयू का कैंडिडेट अभी यहाँ से MLA हैं। बात अगर गांव की करें, गांव के माहौल की करें, वो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, लोजपा के वरिष्ठ नेता विभय कुमार झा जी भी हमारे साथ है, जो इसी गांव से, मतलब इसी संसदीय विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। तो सबसे पहले स्वागत आपका खबर फर्स्ट में। बहुत धन्यवाद आपका। सवाल धारदार होंगे, थोड़े तीखे होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि संभवतः आप इसका जवाब भी दें। 2025 का चुनाव अगर 24 में होता है और लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन एक साथ लोजपा अगर लड़ती है NDA गठबंधन में, तो ऐसे में सीटों की बंटवारे को लेकर जो अभी माथापच्ची इंटरनली चल रहा है हर पार्टी, वो सिर्फ NDA ही नहीं, आप इंडिया में भी जाके देखें, जो इंडिया अलायंस अभी बना हुआ उनमें भी चल रहा है। तो इसमें क्या लगता है आपको कि इस समीकरण से क्या 24 से पहले कोई पार्टी निकल पाएगी? क्या लोजपा को इससे फायदा होगा या नुकसान? सीधा सवाल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि विधानसभा चुनाव जो है 2025 से पहले भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा के चुनाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसी क्रम में आज 18 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट का विशेष सत्र दिल्ली में बुलाया है। कई सारे बिल पास करने हैं, जिसमें एक ये भी है वन नेशन वन इलेक्शन। और हालांकि 2025 में बिहार विधानसभा का टर्म पूरा हो रहा है, लेकिन अगर जो चुनावी विशेषज्ञ अगर उन लोगों से अगर राय लें अगर, तो उन लोगों ने जो कहा है ये कि जो 2 साल के भीतर जिनका चुनाव पेंडिंग है जिस राज्य में, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला इन्होंने निकाला है वो जो 2 साल के भीतर, क्योंकि अगर आप अप्रैल से अगर जोड़ेंगे, अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव ड्यू है, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.25 से 1.5 साल बचेगा बिहार का। तो बिहार उसमें घेरे में आ जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन। तो हम लोग 24 में जो है, जो हो सकता है बिहार विधानसभा का चुनाव भी साथ साथ हो जाए। उससे पहले मैं आपको अगर ये बता दूं कि जो हमारी जो पार्टी लोजपा रामविलास, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान मुस्तैदी से खड़े हैं। तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री उनको बनाने के लिए पूरा लोजपा का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पूरे गांव-गांव बूथ स्तर से लेके मेहनत कर रहा। हमारे को जो सीट देंगे लोकसभा चुनाव में, चाहे वो 5 दें 6 दें, और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नेता चिराग जी का विषय है, वो लोग करेंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ 40 संसदीय सीट है यहाँ बिहार में। उसके अलावा जो जहाँ भाजपा के या NDA के जहाँ जहाँ उम्मीदवार खड़े होंगे, हमारा एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से खड़ा है और प्रधानमंत्री जी के झोली में एक एक वोट डालने का काम करेगा। विपक्ष का जो इंडिया अलायंस जो बनाया है, उन्होंने UPA में वो फेल हो गए, उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, मनसूबा हम लोग फेल करेंगे। 40 में 40 सीट प्रधानमंत्री जी की झोली में हम लोग भेजने का काम करेंगे। 40 में 40 सीट, वो तो अब वक्त की बात का कहा जाता है कि वो तो समय पे छोड़ दीजिए, अब कितनी सीट आएगी। लेकिन 2025 की अगर हम बात करें, आपने अभी लोकसभा इलेक्शन की मतलब व्याख्या बताएं, अगर साथ में विधानसभा हो जाए तो लोजपा को कितना सीट मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार में अभी हमारे जो देश के गृह मंत्री जी हैं आदरणीय अमित शाह जी, झंझारपुर जिस लोकसभा क्षेत्र में आप बैठे हैं अभी,
उसी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में कल ही उनकी रैली थी, परसों ही वो 16 तारीख को यहाँ आए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ की जनता को बताया कि जो बिहार का जो गठबंधन है, जो महागठबंधन का और जो इसका आरजेडी का जो महागठबंधन का जो अलायंस है, वो तेल और पानी के जैसा है, यहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ पर कभी भी नीतीश कुमार है, पलटू चाचा, ये हम लोगों ने, हमारे चिराग जी ने नाम नहीं दिया, ये तेजस्वी यादव जी ने ही नाम दिया कि हमारे पलटू चाचा कभी भी कुछ भी निर्णय यहाँ पर हो सकता है। रही बात जो आपने कहा कि हमारे लोजपा की सीट की, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ अगर 2024 में भी हो या 25 में भी हो, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और यहाँ पर एनडीए का ही कोई मुख्यमंत्री होगा। मैंने पहले भी यहाँ पर अपनी बातों में मैंने उनको, अपने भाजपा के बड़े नेताओं से मैंने आग्रह किया है कि अगर एक छोटा सा अगर ये समीकरण, अगर ये प्रयोग कर लें कि हमारे नेता चिराग पासवान जी को अगर मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अगर घोषित कर दें, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में जो हमारा एनडीए का जो नेता है वो फिक्स है, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। लेकिन इंडिया अलायंस में आप देख रहे हैं, एक अनार 100 बीमार। यहाँ लगातार पार्टियां, मोदी जी इतने शक्तिशाली दिनों दिन होते जा रहे हैं। अब इस बात का प्रमाण आप लोग मीडिया कर्मी निकाल सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ पहले पटना में किया, फिर बेंगलोर में किया, फिर मुंबई में किया, अब पता नहीं कहाँ की तैयारी है। धीरे धीरे छोटी छोटी पार्टियां जो है इकट्ठी हो रही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना इतना मुश्किल नहीं है। मैं तो आपके चैनलों के या मीडिया कर्मी को बता चुका हूँ तो 2024 क्या 2029 भी यहाँ बुक हो चुका है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ मुस्तैदी खड़े हैं, देश हमारा आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव में यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, चाहे मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री जी या शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। मैंने तो छोटा सा एक लोजपा कार्यकर्ता होने के नाते एक आग्रह किया था भाजपा के बड़े नेताओं से, क्योंकि चिराग पासवान जी की जो रैली होती है पूरे बिहार में, प्रधानमंत्री लेवल की भीड़ होती है, गांव-गांव से लोग जाते हैं सुनने के लिए आखिर चिराग युवाओं को क्या संदेश दे रहा है, बिहार के लिए क्या, बिहार के आवाम के लिए बोल रहा है। इसलिए मैं तो एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते आज भी आपके चैनल के माध्यम से अपनी मांग रखूंगा कि अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व अगर ये ठान ले कि बिहार में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में अगर चुनाव हो तो सब दल के लोग, सब समाज के लोग, सब वर्ण के लोग उनको चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जो उनके समाज के लोग उनके चाहते हैं, A to Z सब लोग चाहते हैं। नहीं तो हम जैसे लोग, हम लोग सवर्ण जाति से आते हैं, हम जैसे लोग हमने देखा कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट जो उनका मुहिम है, जो उनको कोई बिहार को आगे बढ़ा सकता है तो एक युवा नेतृत्व भी आगे बढ़ा सकता है। चिराग पासवान में जो वो नेतृत्व की क्षमता है वो वही आगे बढ़ा सकता है। उसके पीछे बड़ा नाम है रामविलास पासवान। तो इसलिए एनडीए की सरकार बनेगी, बड़े शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा, वो आपस में वो लोग तय कर लेंगे, लेकिन सरकार एनडीए की बनेगी। अभी आप पलटू चाचा का बात किए तो एक जिक्र उठता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी और अपने चाचा नीतीश जी से तो मिल लिए, लेकिन इधर अगर हम बात करें आपके पार्टी में तो चाचा भतीजे के बीच अभी भी अनबन ठनी हुई है। बात सीधे तौर पर चिराग पासवान और पशुपति पारस जी की हो रही है, और लेकिन अभी विगत 15 दिनों से जो माहौल ठंडा पड़ गया है, क्या लगता है जनता को बताएंगे अभी भी स्पष्ट होकर? अगर मैं चाहूंगा कि सीधे तौर पर बताएं, क्या मामले का सेटलमेंट हो चुका है क्या? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि हाजीपुर जो सीट है वो हमारे श्रद्धेय रामविलास जी की सीट, रामविलास पासवान जी की सीट है। आज अगर चाचा जी, अगर श्रद्धेय चाचा जी पारस जी अगर नेता बने हैं, अगर उनको लोग जान रहे हैं, चाहे देश की मीडिया, चाहे देश की जनता, तो अपने बड़े भाई रामविलास पासवान जी के बदौलत ही बने। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये वही रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान है। अगर क्या रामविलास पासवान जी अगर हम सबके बीच होते, क्या पारस ऐसी बात करते? वो लगातार टारगेट कर रहे हैं, कभी हमारे नेता को नाली का कीड़ा, कभी वो डीएनए में नहीं है, अभी वो मेढक तक उन्होंने बोला। आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं? अगर रामविलास पासवान जी का नाम हट जाए तो पारस जी की क्या अस्तित्व है? मैंने आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, पीछे मैंने मीडिया कर्मी को बोला है, 2024 के बाद पारस जी कहीं के नहीं रहेंगे। आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 2000 हमारे मिथिलांचल में, हमारे मिथिला में वो कहा जाता है, जो वंश आगे बढ़ता है बेटा से, चाचा से नहीं बढ़ता, भाई से नहीं बढ़ता। रामविलास पासवान की जो बात है, जो उनकी विचारधारा है, जो उनका वंश है, उनका बेटा चिराग पासवान ही बढ़ाएगा, पारस नहीं बढ़ाएगा। चाचा की जो कहानी है, मेल नहीं हुआ, सवाल ही नहीं उठता। हमारे इतना शांत माहौल क्यों? शांत उनको बड़े नेता ने उनको बोल दिया है कि आप क्यों बार बार मीडिया में इसको टारगेट कर रहे हैं। बड़े नेता किसको बोला गया? चिराग पासवान को बोला गया कि बड़े नेता का मतलब जो, क्योंकि हम लोग लोजपा अभी एनडीए का पार्ट है। एनडीए के जो बड़े नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे चिराग जी, सारे सर्वदलीय बैठक होती है,
उसमें ये निर्णय हुआ कि आपको पब्लिकली मीडिया में नहीं बोलना है। अगर आपको बात रखनी है कि आपको हाजीपुर लड़ना है या कहीं और सीट पर अगर चुनाव लड़ना है, तो एनडीए की बैठक में आप अपनी बात रखें, ना कि आप मीडिया के माध्यम से बात रखें। और हमारे नेता को टारगेट करके क्या साबित करना चाहते हैं वो? आज उनको जो वजूद मिला है, उनको रामविलास पासवान जी से ही मिला है। घर के मुखिया थे वो, क्यों छोड़ के चले गए? क्यों चिराग जी को अलग थलग कर दिया? मतलब सीधे तौर पर कहा जाए तो बीजेपी के द्वारा पशुपति पारस को लगाई गई फटकार, आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं जिस तरीके से उलझुल बात कर रहे थे वो। और आने वाले समय में आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के नेता, हाजीपुर से कौन लड़ रहा है? मैं वही बता रहा हूं, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से बात हो गई है। आने वाले समय में 2024 में रामविलास, जो अपना लोजपा रामविलास है, उसी का कोई ना कोई नेता वहाँ चुनाव लड़ेगा। हमारे पार्टी के नेता लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो आगे वो निर्णय ले लेंगे, लेकिन हमारी पार्टी का ही नेता वहाँ चुनाव लड़ेगा। पारस जी का कोई मतलब नहीं है वहाँ लड़ने, क्योंकि हमारे नेता के पिताजी की कर्मभूमि रही है, उस काम को वो आगे बढ़ाएंगे। वो क्यों उसको पीछे पड़े हुए? और भी बहुत सारी सीटें हैं, उसको ले सकते थे। 2019 में जब रामविलास जी यहाँ थे, तब वहाँ जमुई से उनको प्रोजेक्ट किया चिराग जी को, और उसके बाद जब उनको राज्यसभा में जब वो गए तो उनको उन्होंने हाजीपुर दिया। इसका मतलब थोड़े कि आपकी वो हमेशा के लिए सीट हो गई। लेकिन मैंने आपको एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे तो ऐसा कहीं ना कहीं एक इस बात की बू आती है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में चाचा जी पारस जी ने नीतीश कुमार जी से बात कर रखी है। हो सकता है कि वो महागठबंधन से चुनाव लड़े पारस से, हाजीपुर से पारस से। और फेल होते नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि दिसंबर से पहले नीतीश कुमार जी खुद एनडीए में शामिल हो रहे हैं। देखिए, वो सब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बड़े जो नेतृत्व करता है वो लोग तय करेंगे। राजनीति असीम संभावनाओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। विचारधारा से लेके अब आने वाले समय में अब आप देख रहे हैं कि कुछ भी समीकरण कहां से कहां। बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे थे शिवसेना महाराष्ट्र में, उनका बेटा कैसे कांग्रेस में शामिल हो? लेकिन अगर ऐसा होता है तो पशुपति पारस का कद तो बढ़ जाएगा ना। नीतीश कुमार जी लगातार एंटी लालू वोट करके वहाँ समता पार्टी बना के यहाँ पर उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार बनाई है। फिर जाके वो 2013 में, 2017 में, फिर जाके वो 17 में आए, फिर जाके 2023-22 में वो चले गए। तो राजनीति में आप कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं मौसम वैज्ञानिक की पार्टी से जरूर हूँ, मैं मौसम वैज्ञानिक नहीं हूँ कि मैं बताऊँ कि नीतीश कुमार फिर से आएंगे। लेकिन मैं ये कह दूं कि बिहार के भले के लिए जो 2005 से 2010 तक जो बिहार का विकास हुआ, नीतीश कुमार जी और बीजेपी के साथ, जो सुशील जी और नीतीश कुमार जी के साथ, वो एक स्वर्णिम इतिहास में दर्ज रहेगा। बिहार में रोड नहीं था, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लोग डरते थे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, लोग मुझे कहते थे कि आप क्यों कहते हैं आप बिहारी है, इधर उधर आजू बाजू के राज्य का बताइए। लोग वहाँ बिहारी गाली थी, वो सब ठीक हुआ 2010-12 के बाद ठीक हुआ। लेकिन फिर यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने क्या किया, 2013 में वहाँ चले गए। तो ऐसा लगता है कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है, वो लगातार कुर्सी से चिपकना चाहते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा निर्णय लेते हैं कि बिहार के विकास के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री वो देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एनडीए में शामिल हो, तो हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है या एनडीए के वरिष्ठ नेता है, उनसे वो बात करके वो रख सकते हैं। 2 सवाल जी, मैं चाहूंगा कि इसको शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है कि एनडीए में नीतीश कुमार जी फिर आते हैं, क्योंकि वो जो आप जवाबों का शैली है वो आपका भी बदला नजर आ रहा है कि आपने बहुत अच्छा स्वर्णिम काल बताया बिहार के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास का स्वर्णिम काल आप नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी का काल बताएं। तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ रही है, राजनीतिक खिचड़ी पकड़ी है। लेकिन मेरा सवाल है कि अगर एनडीए में नीतीश कुमार आते हैं तो पलड़ा किसका भारी रहेगा, चिराग पासवान या पशुपति पारस? बट ऑब्वियस है चिराग पासवान जी का। आप अगर 2020 का अगर चुनाव अगर आप देखें तो आपने देखा कि जो जेडीयू है यहाँ, बेशक मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं, जेडीयू से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी है। पहले नंबर की पार्टी आरजेडी है, दूसरे नंबर की बीजेपी है, वो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार इस बात को बोला है कि जो चिराग मॉडल ने मुझे वहाँ हरा दिया, हार का मुंह देखना पड़ा। तो आखिर उन्होंने भी इस बात को कबूला है, जो चिराग जो है मुझे कहाँ आसमान से नीचे मुझे गिरा दिया। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान जी ये बिहारी नहीं, इस देश के भविष्य हैं। आने वाले समय में पूरा युवाओं का भारत होगा, युवाओं का बिहार होगा। और माननीय चिराग पासवान जी यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो यहाँ बिहार में सब कुछ कायाकल्प हो जाएगा। आप मुझे बार बार मैं आपको ये पूछता हूँ कि बिहार में अलग अलग राज्यों से लोग क्यों नहीं आते हैं नौकरी करने,
क्यों जाते हैं लोग केरला, क्यों जाते हैं लोग तमिलनाडु? मैं एक पान की दुकान पे वहाँ तमिलनाडु चेन्नई में था, तो मैंने कहा बाबू कहाँ से रहने वाले हो? भैया हम तो बिहार के हैं। क्यों? पढ़ाई करने आए। क्यों नहीं हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर? यहाँ तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ये सब कौन ठीक करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। क्यों यहाँ पर आप देखिए, कोई भी ट्रेन पकड़ लीजिए, चाहे मिथिला में आप हो, चाहे आप मगध वाले एरिया में हो, नंग धड़ंग लोग भोजन की तलाश में कहाँ चले जा रहा है? पंजाब जा रहा है। पंजाब की खेती करने वाला कौन है? दिल्ली का बिल्डर का मजदूर का जो घर बनाने वाला कौन? हमारे बिहारी। ऐसा क्यों नौबत किया नीतीश कुमार ने? ऐसा क्यों आने दिया? हमारे नेता चिराग पासवान जी ने सवाल उठता है एक सवाल। ठीक है, सरकार नहीं की, लेकिन ये तो आपका गांव है, इसका विकास कहाँ हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब हम लोग भाजपा के साथ नीतीश कुमार थे तो विकास की नदियां बहती थी। ऐसा नहीं कि जानबूझ के हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब जो एनडीए के साथ, यहाँ पर एक्चुअल में काम होता था। अब नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। अब देखिए, बिहार में कितनी बार चुनाव हुई है 2005 से, कितनी बार सरकार पलटी मारे, उधर गए इधर आए, लेकिन मुख्यमंत्री बदला क्या? उप मुख्यमंत्री बदल गए, मुख्यमंत्री नहीं बदले। तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे नेता चिराग जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को विकास से मतलब नहीं है। जो अधिकार बिहार का है बाकी राज्यों का भी है आज़ादी के बाद। आप चले जाइए महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, कैसे विकास हो गया? और बिहार का क्यों विकास नहीं हुआ? लगातार 15 साल से लालू जी हैं, 15 साल से नीतीश कुमार है, भाजपा के साथ फर्स्ट टर्म में रहे, वो कुछ काम हुआ यहाँ पर? बहुत सारा काम आपको भी देखने को मिलेगा अलग अलग जिलों में, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अब विकास नहीं रह गया। उनका मुख्य उद्देश्य कुर्सी बचाना रह गया कि कैसे मैं कुर्सी बचा रहा हूँ। मैं जब तक जानना चाहती है, खबर फर्स्ट का हर वो व्यूअर्स जानना चाहता है कि आगामी चुनाव जो विधानसभा का होने वाला है, आप कहाँ से लड़? देखिए, मैं अपनी पार्टी का लोजपा रामविलास का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। हमारे पार्टी के नेता चिराग पासवान जी को त्याग करना है। मैं कॉर्पोरेट से आया हूँ, MBA HR हूँ। मैं तो लगातार नौकरी किया कंपनियों में। हमारे मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि इसकी उपयोगिता कहाँ ली जाए, इस इंडिविजुअल का कहाँ काम, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा जिम्मेदारी दी जाए। तो मैं तो वहां से सीख के आया कॉर्पोरेट कल्चर। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को तय करना है कि मुझे क्या करना, चुनाव लड़ना है या मुझे मीडिया में बना रहना है, पार्टी की बात मीडिया में रखनी है। मुझे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी। लेकिन आप कॉर्पोरेट कल्चर से जरूर है, लेकिन घर से आप राजनीति भी तो सीखे हुए ना, राजनीतिक कल्चर तो आपको घर से मिला। निश्चित रूप से एक कहावत भी है कि जो पानी में जो मछली होती है उसको तैरना सिखाया नहीं जाता, वो घर से सीखता है। मैंने जब जन्म लिया तो मैं जन्म से ही घर में राजनीति ही देख रहा हूँ। हमारे घर में कोई बिजनेस या बहुत बड़ा तो ऐसा कुछ है, हमने तो राजनीति ही देखी है। लेकिन हमारी पार्टी के आलाकमान, उनको निर्णय करना होता है। बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन किया आप? लोजपा क्यों ज्वाइन किया? पिताजी अगर बीजेपी में हैं तो ऐसा भी हो सकता था कि आप भी बीजेपी में ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन लोजपा ही क्यों? देखिए, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं चिराग जी, उनकी जो सोच है युवाओं को लेकर साथ चलना, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो ड्राफ्टिंग उन्होंने तैयार किया, आप देखेंगे कि बिहार का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो पलायन हो गया बिहार में, आप देखेंगे कि गाँव नहीं है। आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप चेक करिए कितने वोटर है यार, वोट कितना गिरता है, 40%, 45%। क्यों नौबत आया? क्यों लोग बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं? कोटा के टीचर बिहारी, कोटा का जो मकान मालिक बिहारी, विद्यार्थी बिहारी, क्यों नहीं बिहार में हो सकता? यही सब विजन अगर कोई ठीक कर सकता है बिहार में तो वो एक नेता है यहाँ पर, चिराग पासवान जी अगर आ गए, बिहार में सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस पार्टी में हैं, इस जो लोजपा रामविलास में चिराग जी का हाथ मजबूत। हमने तो कई बार बिहार में नेताओं के पुत्रों से आह्वान किया है कि आप आइए, चिराग जी का हाथ मजबूत करिए। पिताजी गुस्सा नहीं करते हैं? देखिए, सवाल सीधा होता है, जवाब मैं चाहूंगा सीधा। जब पहली बार आप घर में डिस्कशन किए थे कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लोजपा में जाऊंगा, रिएक्शन क्या था? देखिए, क्या होता है कि जब सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा बालिग हो जाता है, तो खुद अपने आप डिसीजन लेता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे तो चिराग जी, अगर इस देश में मोदी जी का कोई अगर हनुमान है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी ही हैं। तो चिराग पासवान भी एनडीए का पार्ट है। आप जहां देखेंगे कि चिराग पासवान जी अगर कोई विधानसभा अगर होगा तो कहीं पर हेलीकॉप्टर होगा, कहीं भाजपा होगा, जहां हम लोग सपोर्ट करेंगे, कमल फूल होगा। राम के रहते हनुमान की जरूरत कहाँ पर? ही पार्ट है ये। राम तो अभी मौजूद है ना। सबसे बड़े हनुमान प्रधानमंत्री मोदी जी के हैं हमारे चिराग जी। अच्छा। राम तो है, अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, जनवरी से फरवरी तक भव्य रामलला वहां विस्थापित हो जाएंगे और हम सभी लोग वहां देखने के लिए चलेंगे। तो ये थे हमारे साथ वैभव कुमार झा जी, जिनसे हम खासकर इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश की। वो इसलिए सवाल
बाबू बहरी से इसलिए था क्योंकि इनका पैतृक गांव, मतलब पैतृक, यहाँ पे उन्होंने पला बढ़ा, मतलब जन्म स्थान उनका यहाँ पे ही है, इसलिए इस विधानसभा की चर्चा इनके साथ की गई। साथ ही साथ बहुत जल्द अभी हम यहाँ के ग्रामीणों के साथ जुड़ेंगे, हर वो समस्या जो इस विधानसभा की है वो जानेंगे, यहाँ के लोगों का चुनावी समीकरण क्या है इस सीट का वो जानेंगे, लोग के मूड को पहचानेंगे और सारी बातें इस क्षेत्र से रिलेटेड, हर वो खबर जो कि यहाँ की जनता की तकलीफ हो या फिर यहाँ आपको जानने के लिए जरूरी हो, वो सारी बातें हम आपको जल्द से जल्द सिर्फ और सिर्फ खबर फर्स्ट पे दिखाएंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें खबर फर्स्ट के साथ।